सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आप नोट कर लो कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और इसका काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमें यूएस में भी देखने को मिलता है, मतलब यूएस के मार्केट में। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ही इस कैटेगरी में आती है। अगर इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनी को देखोगे, मैक्सिमम आईटी कंपनी का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से ही जनरेट होता है। तो यूएस के मार्केट में अगर किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल जाए तो इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन आईटी कंपनी के नंबर्स में भी देखने को मिलती है। और अभी दोस्तों यूएस के मार्केट में अनसर्टेनिटी नहीं, बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा दोस्तों ये है कि यूएस रेसेशन में जा सकता है। पिमको ने बताया है कि यूएस में रेसेशन के जाने के चांसेस 35% है। और ये एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है दोस्तों, क्योंकि अगर यूएस रेसेशन में जाने का चांसेस 1% भी अगर रखता तो भी इसको एज ए थ्रेट की तरह ही देखा जाता, क्योंकि यूएस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उससे काफ़ी सारी कंट्री ट्रेड करती है। तो यूएस अगर रिसेशन में जाएगा तो अल्टीमेटली क्या है कि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और यूएस की वजह से बाकी कंट्रीज़ में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी बड़ा मार्केट में थ्रेट क्रिएट कर रही हैं, जो भी सारी कंपनीज यूएस में डिपेंडेंट है या फिर जो कंट्री यूएस से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करती हैं। अब देखो दोस्तों, पिमको ने 35% इच्छा जताई है, बट वही जेपी मॉर्गन की बात करें तो उनके हिसाब से 40% चांसेस है कि यूएस रेसेशन में जा सकता है। तो इस वजह से एक चीज़ तो हमें नोट करनी है कि हमारी इंडियन आईटी कंपनी का होगा क्या। अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1625 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर Q3 की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने 531 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसका 60% से ज़्यादा का नंबर यूएस से आया है। और आप सभी को पता है कि यूएस में अगर रेजिस्ट्रेशन होगा तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो कि 60% रेवेन्यू अपने पिछले क्वार्टर का यूएस से जनरेट की है, उनके नंबर्स में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी या फिर बाकी हमारी आईटी कंपनी काम करती है, वो अपने बजट को कट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए। और ऐसे टाइम पे क्या है कि कंपनीज़ को काम थोड़ा सा कम मिलेगा और टॉप लाइन अगर ख़राब होगा यानी कि रेवेन्यू अगर ख़राब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉटम लाइन यानी कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें इसका साफ साफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फोकस रखे हैं यूएस के मार्केट में और काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन को। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक पोटेंशियल रेसेशन का खतरा है और स्टैगफ्लेशन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब रेसेशन का मतलब तो आप सभी को पता होना चाहिए, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी नंबर होता है क्वार्टरली, वो अगर बैक टू बैक 3 क्वार्टर डी ग्रोथ रिपोर्ट कर दे तो माना जाता है कि ऑफिशियली वो कंट्री रेसेशन में जा चुकी है। तो रेसेशन का मतलब एकदम सिंपल है। बट स्टैगफ्लेशन की बात करें तो ये मतलब ये है कि कोई भी कंट्री जब इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम दिखा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में इसको स्टैगफ्लेशन इफेक्ट बोला जाता है। तो ये दो चीज़ें आईटी कंपनी को प्रॉब्लम कर सकती हैं। इस वजह से यूएस के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का अभी देखने को मिल रहा है और बाकी आईटी कंपनी भी Q4 के बाद इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको देती हुई नजर आएगी। बट इतनी सारी चीज़ों के बावजूद दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के मैनेजमेंट के गाइडेंस से रिलेटेड, तो उन्होंने बताया है कि कंपनी 2025 में रेवेन्यू जो बताई थी कि 30 से 35% ग्रोथ आ सकता है, उसको कंपनी एज इट इज़ देखा जाए तो कंटिन्यू कर रही है। यानी कि ग्रोथ की उम्मीद कंपनी को अभी भी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर कंपनी को डिस्टर्ब कर सकती हैं और वो है डिले। किस चीज़ का डिले? डिसीजन मेकिंग में। जो बड़ी कंपनीज़ के लिए काम करती है, वो कंपनीज़ अगर मार्केट में ऐसा अनसर्टिनिटी देखेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके कुछ डिसीजंस आपको डिले होते हुए देखने को मिलेंगे। और डिसीजन में अगर डिले होंगे तो उनको डील्स लेट मिलेंगी और डील्स अगर लेट मिलेगी तो इनके तरफ से भी कोई क्लैरिटी आएगी नहीं कि हम आने वाले कल में कैसे अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों अगली कंपनी को, जिसका नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है।
अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में। और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7000 के आसपास देखने को मिला था, और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है, बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 4.5 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर। और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है, या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी, तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। अब दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में एक चीज़ आपको नोट करने को मिलेगा कि वीबीएल हो या फिर बाकी के एफएमसीजी कंपनी हो, वो एक डेटा से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और वो डेटा था इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन का। अगर फरवरी मंथ की बात करें तो उम्मीद था कि 4% के रेट से इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगी, बट रिपोर्ट हुआ 3.61%, और प्रीवियस टाइम था 4.26%। और इससे पहले भी अगर देखोगे जनवरी मंथ के इन्फ्लेशन डेटा, तो वहाँ पर उम्मीद था 4.6% इन्फ्लेशन का, रिपोर्ट हुआ 4.3%। और उससे पहले भी अगर देखोगे और उससे पहले भी देखोगे तो बैक टू बैक 4 महीना एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन को हम काउंट डाउन करें तो फिर वो नंबर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इन्फ्लेशन कम है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगले महीने जो एमपीसी मीटिंग्स हमें देखने को मिलेंगी उसमें रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट ज़रूर कर लो। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और पॉइंट है जो कि डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। 52 वीक हाई से वीबीएल का जो स्टॉक है वो 28.5% टूटा है, बट इस बीच में अगर इसके वैल्यूशंस की बात करें तो वैल्यूशन में करीब हमें 50% से ज़्यादा की ड्रॉप देखने को मिली है। 50% नहीं, सॉरी 40% के आसपास। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसे होने का सबसे बड़ा रीज़न आप सभी को पता है कि मार्केट में जो अनसर्टिनिटी था हाई वैल्यूशन का, वो अनसर्टिनिटी की वजह से जो कंपनी अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही थी उसमें भी गिरावट आई है, जो कंपनी खराब अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही थी उसमें भी गिरावट आई है। तो वैल्यूशंस में करेक्शंस हमें ज़रूर देखने को मिला है। स्टॉक के कंपैरिजन में वैल्यूशन ज़्यादा गिर गया है, और ये एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर जेफरीज ने हाईलाइट की है। पॉइंट दोस्तों ये है कि करंट इसका जो वैल्यूशन है वो फिलहाल थोड़ा है अट्रैक्टिव, क्योंकि स्टॉक का जो करेक्शन है वो हमें ओवरडन होता हुआ दिख रहा है। यानी कि स्टॉक की जो करेक्शंस हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिल गई है, और वीबीएल जो ग्रोथ अच्छा दिखा सकती है उसके हिसाब से अगर इस वैल्यूशन को हम देखें तो वो अट्रैक्टिव है। मैं आपको ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जेफरीज की इस स्टेटमेंट को अंधाधुन फॉलो कर लो। मैं आपको पहले ही भी बता रखा हूँ सारी चीज़ें कि किसी भी ब्रोकरेज हाउस के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसे कभी ब्लाइंडली फॉलो करनी नहीं होती, उनके टारगेट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप सिर्फ चीज़ों को नोट करो कि क्या चीज़ें वो मेंशन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो फिर आपको डिसीजन बनाना है, और नहीं लगता है तो बिल्कुल इग्नोर करना है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले एक चीज़ बता रखा था कि कोई भी कंपनी हो, लाइक वीबीएल हो या फिर बाकी किसी भी कंपनी को उठा लो, अब उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स अगर मान लो 100 का है, तो उस टाइम पे अगर वो कंपनी 50% की ग्रोथ दिखा रही है तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा माना जाएगा। और वही 50% का ग्रोथ अगर 40% पे आ जाए तो मार्केट में 40% की ग्रोथ को वैसे देखा जाए तो अच्छा माना जाता है,
बट वैल्यूएशंस के हिसाब से 40% का ग्रोथ वहाँ पर ख़राब माना जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे स्टॉक है इस वजह से। तो वहाँ पर क्या होता है कि वैल्यूएशंस टूटने लगता है, यानी कि वैल्यूएशंस में करेक्शंस देखने को मिलती है। बट वही जब 100 के पी से टूटकर वो स्टॉक 60 के पी पे आ जाए और वहाँ पर वो 40% की ग्रोथ दिखा दे, तो फिर इसको अच्छा माना जाएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाएगा। और 50% का दिखा दे तो बहुत अट्रैक्टिव माना जाएगा। तो कहने का मोटिव यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम में जो 40% के वैल्यूएशंस में करेक्शंस आई हैं, उस करेक्शंस के बाद अगर ये अपने पहले की तरह ग्रोथ आगे भी रिपीट कर देती है, लाइक 25, 30, 40% वाला, तो फिर वो नंबर्स वैल्यूएशंस के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लगेंगी। और इन सारी चीज़ों पे नोट करनी है। और रिसेंटली पेप्सी ने बताया है कि वो अगले 5 साल में इंडिया से अपने रेवेन्यू को डबल करने की उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसे में क्या है कि वीबीएल को बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है और वीबीएल एक्सपेंशंस लगातार कर सकती है। और इसके लिए कंपनी के पास अच्छे खासे फिक्स एसेट्स हैं 13,402 करोड़ के, तो एक्सपेंशंस करने में कंपनी को ज़्यादा दिक्कत होगी भी नहीं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों अगली कंपनी को, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब पॉलीकैब से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिली। न्यूज़ दोस्तों ये था कि पॉलीकैब इंडिया ने बीएसएनएल के साथ एक डील साइन किया है। अब ये डील ये था, भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 3,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब ये 3,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा आप कंसिडर कर सकते हैं, और ये क्यों कंसिडर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, लाइक पॉलीकैब उठाओ या किसी भी दूसरी कंपनी को उठा लो, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू हैं उसके नंबर्स को आप उनके क्वार्टरली नंबर से कंपेयर करो। अगर क्वार्टरली नंबर्स के जो मतलब रेवेन्यू की बात हो रही, क्वार्टरली रेवेन्यू जो आता है कंपनी का, उसका अगर 50% से बड़ा नंबर है प्रोजेक्ट का, तो उसको आप अच्छा मान सकते हैं। और 50% से नीचे है तो उसको अच्छा ही मानो, ख़राब तो नहीं बोल सकते हैं अगर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है तो। बट अगर 50% से ऊपर का नंबर है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और लास्ट क्वार्टर में इसके जो रेवेन्यू थे वो लगभग 5,200 करोड़ थे। चलो 6,000 पकड़ के हम चलते हैं, क्योंकि उससे पहले भी कंपनी ने 5,600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखाया था। तो इसका अगर 50% देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 3,000 करोड़ के नीचे ही नंबर निकल रहा है। और 3,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 50% से ज़्यादा का नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये डील कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है। और ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं डिफेंस कंपनीज़ के भी डील को उनकी एक क्वार्टर के रेवेन्यू से। अभी देखा जाए तो डिफेंस कंपनीज़ को जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो उनकी एक क्वार्टर के रेवेन्यू से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 100% ही देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। एक क्वार्टर में जितना रेवेन्यू है उतना ही प्रोजेक्ट के भी वैल्यू है, तो उसको भी अच्छा कंसिडर किया जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जब भी डिफेंस कंपनी को डील मिलती है तो उसके बाद अक्सर डिफेंस कंपनी के परफॉर्मेंस आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितना रेवेन्यू आता है उतनी ही वैल्यू की कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाती है। तो ओवरऑल इस न्यूज़ को अच्छा आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हैं तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है गेंसोल इंजीनियरिंग। अब इस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग दोस्तों रखा था 14 मार्च को। बोर्ड मीटिंग अप्रूव हो चुका है। 1:10 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट अप्रूव कर दिया है। फंड रेस का भी प्रपोजल रखा था, वो प्रपोजल भी अप्रूव हो चुका है। अप टू $50 मिलियन कंपनी रेज करने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में लगातार स्टॉक में काफ़ी ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। काफ़ी सारे नेगेटिव रीजंस की वजह से लाइक डिफॉल्टर्स की टैग लगी थी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। अब इन सारी चीज़ों को अगर ये न्यूज़ फ्लश्ड आउट कर देता है तो अच्छी बात है, बट इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इस न्यूज़ के बेसिस पे बाई या सेल करने का डिसीजन मत बनाना। आप कंपनी को अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।